नमस्कार साथियों। अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान की नदियों के बारे में। एक वीडियो जो बना के रिकॉर्ड करके मैंने डाला था, उसमें प्रॉब्लम बताई आप लोगों ने कि आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें शायद। तो वही क्लास अपनी दोबारा से शुरू कर देता हूँ मैं। और वो क्लास अपनी चल रही थी राजस्थान की नदियों में बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की। बात अपनी चल रही थी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। देखो, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं और इनकी विशेष बात क्या है, वो बात अपने कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस क्षेत्र में इस अफवाह तंत्र में आने वाली नदियों के नाम आपको बता दूं। पहली नदी आपकी आती है चंबल, फिर है बनास, बेड़च, गंभीरी, बाणगंगा, काली सिंध, पार्वती, आहू, परवन, पामणी, कुराल, कोठारी, खारी, दाई, और आगे लिख दें। लगभग ये नदियां वो है आपकी जो बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल लेकर के जाती है। देखो, ये सारी नदियां है ना, इन सारी नदियों का पानी कहीं ना कहीं जाकर के गिरेगा यमुना में। लगभग को समेट लेगी चंबल नदी। ठीक है ना। चंबल और एक फिर बाणगंगा। बाणगंगा। ठीक है ना। इन सारी नदियों का पानी चंबल और बाणगंगा के माध्यम से यमुना में जाकर के गिरेगा और यमुना जाकर के गिर जाएगी गंगा में। गंगा इनका जल लेकर के बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने चंबल नदी के अफवाह तंत्र की, या चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करेंगे। चंबल नदी, अन्य नाम चंबल को हम कहते हैं त्रमवती नदी, या हम कह सकते हैं इसको कामधेनु। कामधेनु, या हम इसको बोल सकते हैं नित्यवाही। नित्यवाही, या हम इसको बोल सकते हैं बारहमासी। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी या नित्यवाही का मतलब हमेशा प्रवाहित होती रहती है। और नदियां जो है ना राजस्थान की, वो बारहमासी नदियों में शामिल नहीं, क्योंकि वो वर्षा काल में प्रवाहित होने वाली नदी है। और चंबल जो है वो हमेशा प्रवाहित दूसरी विशेष बात हम करें चंबल के उद्गम से मुहाने की ओर। उद्गम चंबल का, उद्गम का मतलब होता है नदी जहां से निकल रही है, और मुहाने का मतलब है नदी जहां पे जाकर के समाप्त हो रही। ठीक है ना। उद्गम चंबल का हम देखेंगे जाना पाव की पहाड़ी से। जाना पाव, महू, इंदौर, एमपी, यहां से निकलेगी। जाना पाव से निकलने के बाद में चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश होगा। चौरासीगढ़ चित्तौड़, ये राजस्थान में प्रवेश। चित्तौड़ के बाद में ये जाएगी
कोटा में, कोटा के बाद में ये जाएगी बूंदी में, बूंदी में, और कोटा बूंदी की सीमा बनाएगी, कोटा बूंदी की सीमा बनाएगी। फिर बूंदी के बाद में ये जाएगी सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर के बाद में ये जाएगी करौली में, करौली के बाद में ये जाएगी धौलपुर में, और धौलपुर के बाद में ये जाकर के अपनी समाप्ति बिंदु की ओर जाती है मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश। नदी यमुना में समाप्त हो जाएगी। कौन सी नदी में समाप्त हो जाएगी ये? यमुना नदी में समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? तो 84 चित्तौड़ से निकली, राजस्थान में आई, और राजस्थान में आने के बाद में ये कोटा, बूंदी, स्वयमाधोपुर, करौली, धौलपुर, और फिर मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आ जाएगी, यमुना में गिर जाएगी और समापन हो जाएगी। ठीक है ना? अब आगे दूसरी बात, चंबल की लंबाई की बात। चंबल की, देखो भाई, चंबल नदी की लंबाई की जब हम बात करें, दो प्रकार से लंबाई चंबल की हम देखते हैं कि चंबल नदी कितनी लंबी है, चंबल कहां से निकली है, और चंबल कहां पे गई है। ठीक है ना? तो चंबल की लंबाई एक तो हमें पता लगती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। हरिमोहन सक्सेना। और दूसरी हमें एक कंपनी है वेबकोस, वेबकोस के द्वारा पता लगता है। दो तरह से हम लंबाइयों को देख सकते हैं, एक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और दूसरा है वेबकोस के द्वारा। देखो, हरिमोहन जी सक्सेना है ना, कुल लंबाई चंबल की जो बताएंगे, और वेबकोस जो कुल लंबाई चंबल की बताएगी, दोनों में अंतर रहेगा। हरिमोहन जी कह रहे हैं 965 या 66 किलोमीटर है, कंपनी कह रही है चंबल जो है वो आपकी 1051 किलोमीटर है। ठीक है ना? दूसरी बात, कुल लंबाई के बाद में राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में, तो राजस्थान में हरिमोहन जी सक्सेना है ना, ये कह रहे हैं 135 किलोमीटर है, वेबकोस कहेगा 322 किलोमीटर है, 22 किलो। तीसरी बात, राजस्थान एमपी की सीमा पर लंबाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर लंबाई की जब हम बात करें, तो हमें मिलेगा भाई 241 किलोमीटर। कौन कहेंगे भाई? ये बात कहेंगे भाई अपने हरिमोहन जी ठीक है ना? और कंपनी यहाँ पर कोई अपना आती है नहीं कि राजस्थान और एमपी की सीमा पर ये लंबाई। लंबाई की बात करने के बाद में हम जो चर्चा करेंगे सबसे पहले, वो अपनी रहेगी चंबल नदी घाटी परियोजना। उससे पहले मैं आपको चंबल का डायग्राम जो आपको बता देता हूं कि चंबल राजस्थान में कैसे और कहां से प्रवाहित होती है। तो देखो, चंबल नदी के अफवाह की दिशा जब हम देखेंगे ना, तो चंबल नदी आपकी जानापाव की पहाड़ियों से निकलेगी। ये पहाड़ियां आपकी है जानापाव की पहाड़ियां। ठीक है ना? पहाड़ी जानापाव की, और ये पहाड़ियां आपकी है मध्य प्रदेश। यहां से निकली, और अब यहां से निकलने के बाद में है ना, ये नदी आपकी जाएगी राजस्थान की ओर, और ये एक क्षेत्र आ गया, ये है 84 गढ़। ठीक है ना? यहाँ पे जब हम देखें तो इसका नाम हम लिखते हैं 84 गढ़। 84 गढ़, ये राजस्थान में प्रवेश होता है इसका 84 गढ़। ठीक है ना?
चौरासीगढ़ से इसका राजस्थान में प्रवेश है। अब चौरासीगढ़ के बाद में ये जा रही है चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में ये कोटा, और कोटा के बाद में ये बूंदी, फिर बाद में आएगी सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, और ये आ गई आपकी यहाँ पर जो है, इधर से नदी आएगी एक, और ये नदी आ रही है आपकी यमुना। ये नदी आपकी है यमुना। और ये आपका जो स्थान है, ये आपका स्थान है भाई मुरादगंज, इटावा। और ये इटावा आपका है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चंबल यहां से निकली, और चंबल चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और चौरासीगढ़ के बाद में ये चंबल जो है ना, ये चंबल जा रही है आपकी ये चित्तौड़ के बाद में कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। राजस्थान के 6 जिलों से ये जिला धौलपुर, ये जिला करौली, ये जिला सवाईमाधोपुर, ये जिला कोटा, ये यहाँ पे जिला बूंदी, यहाँ पे ये जिला। तो राजस्थान के 6 जिलों से चंबल नदी जो है वो प्रवाहित होती है, चित्तौड़ से लेकर के धौलपुर तक। चित्तौड़ से धौलपुर तक राजस्थान के 6 जिलों में चंबल नदी प्रवाहित हुई। चंबल का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से, और चंबल का समापन होता है मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश। ये चंबल नदी की विशेष बात। अब दूसरी बात चंबल की जो हम करेंगे, देखो ये डायग्राम, अब मैं बार बार इस डायग्राम को ना लेकर के आगे सीधा डायग्राम में आपका लेने वाला हूं, और वो आपका डायग्राम जो रहेगा, अब जो बात हम कर रहे थे चंबल नदी की, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको वो बात। देखो भाई, यहाँ पे ये पहाड़ी जो मैंने आपको बताई है, जाना पाओ की पहाड़ी, और जाना पाओ की ओर, यहाँ पे ये चित्तौड़ का भाग बताया था मैंने आपको, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंद, फिर सवाईमाधोपुर, करौली, और धौलपुर से होते हुए ये आ गई, और यहाँ पे आएगी ये यमुना, है ना। इसने जल अपना दे दिया था यमुना को, इटावा उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के 6 जिलों में चंबल प्रवाहित हुई। मैं ये डायग्राम दोबारा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि चंबल नदी घाटी परियोजना को जब हम पढ़ेंगे ना, तो चंबल नदी पर हम बांध देखेंगे 4। चंबल का पहला बांध मैं आपको अभी बताने वाला हूं यहाँ पर, ये बांध है गांधी सागर। इसकी बात करेंगे, एक तो हम मंदसौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। दूसरा चंबल का बांध हम देखेंगे यहाँ पे, और ये रहेगा आपका राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़ में है। फिर एक बांध यहाँ पे आएगा अपना
इसके बाद में अपने जो बांध देखेंगे तीसरा, वो आपका रहेगा यहाँ पर, ये बांध आपका आएगा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर। और फिर बांध आएगा आपका यहाँ पे कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। ठीक है ना। तो देखो ये दोनों बांध हम देखेंगे कोटा जिले में, कोटा जिले में ये बांध हम देखने वाले हैं। अब जो बात हम कर रहे हैं ना, उस बात की चर्चा जब हम आगे करें, ये चार बांध जो बने हैं ना, इन चारों बांधों के बनने का क्रम क्या रहा होगा, क्या सिचुएशन रही होगी, और इन बांधों को कैसे बनवाया होगा, किस पर्पज से बनवाया होगा, उद्देश्य क्या रहा होगा इन बांधों को बनाने का। तो ये बात करें तो देखो चंबल नदी पर हमने देखे चार बांध बने हुए हैं, चंबल नदी पर चार बांध बने हुए हैं। ये चार बांध तीन फेज में बने, तीन चरणों में बने, तीन चरणों में बने। अब ये तीन चरणों की जब हम बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना के, तीन चरण जो थे कब कब आए, यानी ये बांध बनने का समय कब कब का रहा, वो बात हम कर रहे हैं। तो पहली बात जो हम यहां पर कर रहे हैं ना, वो बात अपनी है एक नंबर प्रथम चरण की। प्रथम चरण ये आपका शुरू होगा 1953 में और पूरा होगा 1960 में। इस चरण में दो बांध बने हैं, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और दूसरा चरण आपका है ना, दूसरा चरण आपका जो शुरू होगा वो होगा 1960 में और ये पूरा आपका होगा 1960 में। और तीसरा चरण आपका ये आपका शुरू होगा 1962 में या कहीं 1963 में और लगभग 72-73 में ये होगा पूरा। तो ये तीन चरण जो है ना, इन तीन चरणों में चार बांध बनाए गए। पहले चरण में दो बांध बनेंगे, दूसरे चरण में एक बांध बनेगा और तीसरे चरण में भी एक बांध बनेगा। ये बात हम करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चंबल नदी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो अपना रहेगा प्रथम चरण। और प्रथम चरण की विशेष बात क्या है, ठीक है ना। चरण कौन सा है अपना, प्रथम चरण फर्स्ट फेज है ये आपकी। और इस फर्स्ट फेज में बांध बने थे भाई, देखो फर्स्ट फेज आपकी शुरू कब हुई 1953 में और पूरी कब हुई 1960 में। मेरे कहने का मतलब है कि पहले दो बांध जो बने ना 1953 से 60 के बीच में बने थे, ठीक है ना। 1960 में ये शुरू हुए और सॉरी 1953 में शुरू हुए और 1960 में जाकर के ये पूरे हुए थे। अब इस फेज की जब हम बात करें तो इस फेज में हमने देखे थे अभी कि दो बांध बनाए गए थे चंबल पर। भाई बांध बनाने का कोई उद्देश्य रहा होगा कि ये बांध जो है वो दोनों क्यों बनाए गए, इन बांधों को बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, वो बात हम करें तो देखो सबसे पहला बांध है ना, ये बना था गांधी सागर बांध। बांध का नाम गांधी सागर, क्या नाम रहा होगा, गांधी सागर बांध। और ये बांध आपका रहा मंदसौर में और मंदसौर आपका है मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध बनाया गया कोटा में, कोटा बैराज के नाम से, कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध बनाया गया दूसरा। पहला बांध गांधी सागर, दूसरा बांध कोटा बैराज बांध, ठीक है ना। अब देखो गांधी सागर बांध है ना, चंबल नदी पर सबसे पहला बनने वाला बांध था। और विशेष बात, इस बांध को बनाने का उद्देश्य, उद्देश्य था भाई विद्युत उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन करना। और इस बांध को बनाने का उद्देश्य जो था ना, वो था सिंचाई। इस बांध को बनाने का उद्देश्य था सिंचाई, ठीक है। अब दूसरी विशेष बात, इस बांध को बनाने का उद्देश्य जब विद्युत था तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या विद्युत उत्पादन जो हुआ ना, विद्युत उत्पादन जो हुआ, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 5 इकाई लगाई, प्रत्येक इकाई 23 मेगावाट की थी।
बराबर 115 मेगावाट बिजली यहाँ से बनी। ये बिजली यहाँ से बनाई गई 115 मेगावाट। दूसरी बात, ये बांध चंबल नदी का सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध की हाइट है 62 मीटर। 62 मीटर। चंबल का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। ये विशेषता होगी कौन से बांध की? ये विशेषता होगी सबसे बड़े बांध की, गांधी सागर की। दूसरा बांध है सिंचाई। देखो, अभी जब हम बात करके गए हैं यहां पर, ये बांध हमने देखा कोटा बैराज बांध, और कोटा बैराज बांध का उद्देश्य हमने देख लिया सिंचाई है। तो सिंचाई के लिए कोटा बैराज बांध है ना, इस कोटा बैराज बांध से दो नहरें निकालेगी भाई। एक नहर तो इस दिशा में निकाली गई है, ये एक नहर निकाली गई है भाई, ये इस दिशा, इस दिशा की ये जो नहर है ना, बाएं हाथ की ओर होने के कारण इसको कहा बाई नहर, और इस दिशा वाली नहर को कहा दाई नहर। दाई नहर, एक बाई नहर होगी और एक दाई नहर होगी। देखो, बाई नहर जो है ना, बाई नहर ये केवल राजस्थान में है, और दाई नहर राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाती है। अब विशेष बात इसी के आधार पर करेंगे। देखो, ये जो दाई नहर है ना, इस दाई नहर पर 6 लिफ्ट नहरें भी निकाली इन्होंने, ठीक है ना। 6 लिफ्ट नहरें भी दाई नहर पर इन्होंने निकाली है। आगे देखो, देखो कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध का उद्देश्य देख दिया, सिंचाई है। दो शाखाएं, दो शाखाएं, एक शाखा बाई, एक शाखा दाई। एक बाई शाखा और दूसरी है दाई शाखा। दाई शाखा। अब बाई शाखा जो है ना, ये हमें पता है कि केवल राजस्थान के लिए है, राजस्थान में। और दाई शाखा है ना, ये है राजस्थान और एमपी के। अब विशेष बात देखना, दाई शाखा जो है ना, इस दाई शाखा से अभी हम देख करके आए हैं, इस दाई शाखा से 8 लिफ्ट नहरें निकलेगी। कितनी लिफ्ट नहरें निकलेगी? 8 लिफ्ट नहरें निकलेगी। 8 लिफ्ट नहर। इन 8 लिफ्ट नहरों में से 2 कोटा की है, 6 12 की है। 2 कोटा में और 6 12 जिले में। 6 आपकी है 12 जिले में। तो भाई अब कोटा जिले में कौन कौन सी है वो बात हम पहले करें। कोटा में एक तो आपकी आती है दिगोद, और दूसरी आपकी आती है जालीपुरा। कोटा में एक तो दिगोद है और दूसरी जालीपुरा है। जालीपुरा। इधर 12 में 6 बोली है, ठीक है ना। तो 12 की लिफ्ट नहरें यहां पे लिख देता हूं मैं। 12 की लिफ्ट नहरों में एक नंबर हम देखेंगे कचारी। 2 नंबर हम देखेंगे पंचेल। 3 नंबर हम देखेंगे सोरखंड। 4 नंबर हम देखेंगे गणेशगंज। गणेशगंज। 5 नंबर हम देखेंगे अंता माइनर। अंता माइनर। और 6 नंबर हम देखेंगे अंता लिफ्ट नहर। अंता लिफ्ट नहर। ये 6 12 में है, और ये दो जो आपकी है वो आपकी कोटा में दिगोद और जालीपुरा है। अब इसके बाद में ये बात तो हमने कर दी कौन से चरण की, केवल प्रथम चरण की। भाई सेकंड फेज की बात करें और थर्ड फेज की बात करें, दोनों साथ में हम कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक चरण है अपना दूसरा, एक चरण है अपना तीसरा।
एक अपना चरण दूसरा, और इधर हम देखें तो चरण आ गया अपना तीसरा। ठीक है ना। दूसरे चरण को हम पीछे देख के आ चुके हैं, 1960 से 70 का है, और वो 62 से 72 का है। विशेष बात, दूसरे चरण में बांध बना एक राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, ये बांध बना आपका रावत भाटा चित्तौड़। रावत भाटा और चित्तौड़। दूसरी बात, ये बांध है ना, विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से बनाया गया, और यहां पर 4 इकाइयां लगाई और 43 मेगावाट की लगाई। 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन इस बांध से। ठीक है ना। और विशेष बात, इस बांध की हाइट है ना, वो है 36 मीटर। और विशेष बात, ये जल भराव क्षमता की दृष्टि से, जल भराव क्षमता की दृष्टि से चंबल का सबसे बड़ा बांध है। चंबल का बड़ा बांध। भाई विशेष बात क्या है, देखो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में चंबल का सबसे बड़ा बांध है, और दूसरा जल भराव क्षमता की दृष्टि से भी चंबल का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव क्षमता भी ज्यादा है और विद्युत का उत्पादन भी अब विशेष बात देखो आगे, इधर तीसरा चरण आ गया। तीसरे चरण में बांध बना एक बाहर सागर। बांध बना बोरावास कोटा में। बांध का उद्देश्य था विद्युत उत्पादन। 3 इकाइयां लगी, 33 मेगावाट की। 99 मेगावाट बिजली यहां से बनी। 99 मेगावाट। विशेष बात, इसे कहते हैं पिक अप बांध। पिक अप बांध, चंबल का पिकअप बांध यही है। और विशेष बात, हाइट है इसकी 25 मीटर। ये बांध आपका 25 मीटर होता है। तो ये बात हमने कर दी ज्वार सागर की, या कोटा डैम भी इसको नाम दिया गया है। इस बांध को है ना कोटा डैम नाम भी दिया गया। कोटा बैराज अलग है और कोटा डैम अलग है। कोटा डैम भी कहते हैं। देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना में हमने 4 बांध देखे हैं, जिनमें से 3 बांध विद्युत का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से बांध विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि 1 नंबर बात, गांधी सागर बांध 115 मेगावाट बिजली बना रहा है। राणा प्रताप सागर बांध 172 मेगावाट बिजली बना रहा है, और जवाहर सागर बांध 99 मेगावाट बिजली बना रहा है। इस प्रकार चंबल से कुल 386 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। और भाई, ये जो 386 मेगावाट बिजली बनी है ना, इस बिजली में राजस्थान और एमपी की 50% और 50% की हिस्सेदारी है। 386 में से 193 मेगावाट बिजली तो राजस्थान को मिलेगी, और 193 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी। ठीक है ना। तो ये चंबल नदी घाटी परियोजना के हमने 4 बांध इसके देख दिए हैं। देखो, हमने देखे 3 चरणों में 4 बांध बनेंगे। पहले चरण में हमने देखा 2 बांध बने हैं, एक गांधी सागर और दूसरा कोटा बैराज। दूसरे चरण में एक बांध बना है, और बांध का नाम है राणा प्रताप सागर। और तीसरे चरण में एक बांध बना है, जवाहर सागर। इस प्रकार चंबल नदी घाटी परियोजना के, देखो एक बात और बता देता हूं, जो ये 4 बांध बने हैं ना, इसमें से इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन,
इसका उद्देश्य है सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का मतलब विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। इसका उद्देश्य भी विद्युत उत्पादन और इसका उद्देश्य भी विद्युत उत्पादन। तो 3 बांध ऐसे हमने देखे हैं जहाँ से बिजली बन रही है। एक पहला आपका गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर। और एक बांध जो सिंचाई है, जिससे शाखाएं निकाली गई है, जिससे नहरें निकाली गई है। इन नहरों से सिंचाई राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में। ठीक है ना? ये बात हमने कर दी चंबल नदी घाटी परियोजना की। इससे आगे की चर्चा अपने नई क्लास में फिर से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।